हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग 2022 में पूछे गए प्रश्न देखेंगे। ये प्रथम पाली में पूछा गया है, साइंस का ऑब्जेक्टिव है। तो बिना देरी गवाए स्टार्ट करते हैं। 2022 का क्वेश्चन है, पहला पाली में जो पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र में वास्तविक, उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। बढ़ते हैं आगे। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर या एमीटर का उपयोग किया जाता है। आमीटर एक यंत्र है जो विद्युत धारा को एम्पियर में मापता है, एम्पियर में। और ये गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है किसी चालक में विद्युत धारा की उपस्थिति को जानने के लिए, कि किसी चालक तार में विद्युत धारा है या नहीं, ये पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है विभवांतर को मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो आमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो विद्युत शक्ति को I/R² नहीं करता है। I/R² विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बाकी ये सब तीनों करता है। VI करता है, V²/R, I²R, ये विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। I²R ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस में बनता है। उत्तल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है। इस कांच की पट्टिका में आभासी लेकिन वस्तु के बराबर बनता है। इसमें आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी बोलते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। देखिए ऐसे, ये लेंस है, ये यहाँ ये वस्तु से निकलकर प्रकाश ऐसे आया, लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसको बोलते प्रतिबिंब बिंदु। ये जहाँ पे कटेगा अपने आप उसको बोलेंगे प्रतिबिंब बिंदु। ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना तो प्रतिबिंब बिंदु। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक जो है उत्तल लेंस का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप किस लेंस का उपयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस। छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस वाला तो गलत हो गया। अब कौन से उत्तल लेंस? तो वैसा उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कम होती है। तो जितना कम फोकस दूरी होगा वो लेंस उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ऐसे तो उत्तल लेंस का ही उपयोग करेंगे। अवतल वाला तो ऐसे गलत था, ये 50 सेंटीमीटर का, तो ये 5, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस ज़्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो दोनों लेंस और दर्पण क्या होगा? तो फोकस दूरी माइनस में है तो माइनस अवतल का होता है। अवतल चाहे दर्पण हो या लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी नेगेटिव होता है। वहीं उत्तल का दोनों प्लस होता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट बराबर होता है। तो वोल्ट बराबर होता है, वोल्ट का सूत्र होता है वोल्ट यानी कि विभव। विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश। कार्य बटे आवेश, तो कार्य बटे आवेश, विभव बराबर विभव। तो विभव का मात्रक तो वोल्ट होता है। वोल्ट बराबर हो जाए, कार्य का होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम। जूल बटे कूलाम, तो वोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलाम। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं 10 की तरफ। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं।
विद्युत धारा, यहाँ पे सभी का मात्रक भी देख लेते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत वाहक बल और विभवांतर ये दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, और विद्युत विभव का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। अगला क्वेश्चन यही है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो अभी तुरंत देखें तो उधर विभव बराबर होता कार्य बट्टे में आवेश, कार्य बट्टे आवेश। तो विभव का मात्रक होता वोल्ट, कार्य का मात्रक जूल, और ये आवेश का मात्रक कूलाम होगा। कोना कोनी गुना करेंगे तो जे यानी कि जूल बराबर हो जाएगा वोल्ट गुना कूलाम, वोल्ट गुना कूलाम, जूल बराबर वोल्ट गुना कूलाम। ये बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो CHO अभिक्रियाशील मूलक को बोलते हैं एल्डिहाइड। CHO एल्डिहाइड। ईथर का होता है O, इस तरह से लिखा होगा, ये होता है ईथर का। कार्बोनिल होता है CO होता है कार्बोनिल, और एल्कोहलिक होता है OH बोलते हैं एल्कोहलिक को, CO बोलते हैं कीटोन यानी कि कार्बोनिल, और ईथर का होता है O, एल्डिहाइड का CHO। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो बनती है एथीन, C2H2, एथीन गैस निकलती है, ये गैस एथीन। एथेनॉल को जब H2SO4 के साथ गर्म करेंगे तब एथीन गैस निकलती है, ये C2H2, एथाइन भी बोलते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है जिंक ब्लेंड किसका अयस्क है। तो जिंक ब्लेंड जिंक का, और जिंक ब्लेंड का सूत्र होता है ZnS, जिंक सल्फाइड, ZnS, ये जिंक ब्लेंड का सूत्र है जो कि जिंक का एक अयस्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो कक्षों की संख्या समान होती है। अगर कोई आवर्त है तो प्रत्येक आवर्त में कक्षों की संख्या समान है, यानी कि अगर ये तीसरा कक्षा से उठाए तो सभी में समान होगा। परमाणु भार बाएं से दाएं जाने पर बढ़ेगा। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। कक्षों की संख्या लेकिन समान होती है। अगला क्वेश्चन है CaO ये कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए दो मिलकर एक बना, यानी कि जुड़ गया, दो जुड़कर एक को बनाए, तो इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी संयोजन है। अगला क्वेश्चन जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है, क्षार। अगला क्वेश्चन है सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 होता सोडा एस का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय है, बाकी ये तीनों एक ही समान है, और तीनों का सूत्र होता CaCO3। ये इन्हीं तीनों का सूत्र है। खरिया, संगमरमर, चूना पत्थर ये तीनों एक ही है, बाकी प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग है। इसका उपयोग हड्डियों को बैठाने में किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, जिप्सम से बनता प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा NaHCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो होता है Na2CO3 × 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा का सूत्र, कपड़ा धोने वाला, CaCO3। ये चूना पत्थर, संगमरमर और खरिया का सूत्र है CaOH का हॉल 2, ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है कौन संक्षारक अम्ल है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये संक्षारक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है MgOH का हॉल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका pH मान 10.5 होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षार है, इसलिए इसका मान pH मान जो है 7 से अधिक है, 10.5। अगला सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। अब इसको तोड़ते हैं 2, 8, 6,
तो जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो सल्फर में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। अगला को निम्नलिखित तत्वों में किसका आयनन ऊर्जा अधिकतम होगा? तो जिसका परमाणु संख्या कम होगा उसी का आयनन ऊर्जा अधिकतम होता है। ये फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है। ये है क्लोरीन का होता है 17, आयोडीन ये 53, ब्रोमीन ये 35 होता है। 17वां वर्ग का तत्व है ये सभी। फूल कली बाहर आई, ये हुआ फूल कली बाहर आई, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसमें फ्लोरीन का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट शक्ति का मात्रक होता है वाट, और शक्ति कार्य करने की दर को शक्ति बोलते हैं। कार्य करने की दर का मतलब होता है बट्टे में समय। कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का सेकेंड, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं। जूल पर सेकेंड वाट होता है जूल पर सेकेंड के बराबर, यानी कि कार्य करने की दर को ही तो शक्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो हीटर का जो तार है ये नाइक्रोम तत्व का बना होता है। नाइक्रोम का बना होता तार। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदलता है। तो प्रतिरोध धारा को बहने से रोकता है, यानी कि प्रतिरोध जो है विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है। और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, शक्ति का वाट। और एक अश्व शक्ति होता है। अश्व शक्ति भी शक्ति का ही मात्रक है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है। तो विद्युत वाहक बल से कम होता है। जब विद्युत सेल से धारा प्राप्त करेंगे तो विभवांतर का जो मान होता है वह विद्युत वाहक बल से कम होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय इनमें से कौन है? तो ये कोयला। अनवीकरणीय ऊर्जा उसको बोलते जो एक बार प्रयोग किए तो ख़त्म हो गया, उसको बोलते अनवीकरणीय। अगला है, तरंग दैर्ध्य को किस में मापते? तो तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। एंगस्ट्रम यानी कि मीटर में, एंगस्ट्रम या मीटर में भी मापते हैं। तो तरंग दैर्ध्य को मीटर या एंगस्ट्रम में। हर्ट्ज में आवृत्ति को मापते हैं, हर्ट्ज में मापते हैं। और ये मीटर प्रति सेकंड चाल या वेग का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण कौन होता है? तो इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो ही विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य होता है? तो अभी कार्य का सूत्र देखे थे। कार्य बराबर था विभवांतर गुना कूलम आवेश, विभवांतर गुना आवेश। तो यहाँ पे विभवांतर है 12 वोल्ट, 12 गुना कूलम यानी कि आवेश है 2 कूलम, 12 दूना 24। कार्य का मात्रक होता है जूल, 24 जूल, दोनों का गुना होगा 24 जूल। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे को चुना था? तो ये मटर के पौधे को चुना था मेंडल को आनुवांशिकता का पिता भी बोलते हैं। आनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं, और ये अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना था। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय और अवायवीय। वायवीय को ऑक्सी बोलते हैं, इसको अनॉक्सी बोलते हैं। वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसमें अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए अवायवीय में कम ऊर्जा मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव में नर जनन ग्रंथि कौन सा है? तो मानव में नर जनन ग्रंथि वृषण है। वृषण नर जनन ग्रंथि है, और वृषण में ही शुक्राणु बनता है, शुक्राणु वृषण में बनता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता वृद्धि, यानी कि कोई भी सजीव है वृद्धि उसको करना निश्चित है। बिना वृद्धि किए हुए कोई भी सजीव रह नहीं सकता, तो वृद्धि महत्वपूर्ण विशेषता होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण किस में होता है? तो स्वपोषी पोषण जो है पौधे में तो होता ही है, लेकिन कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक जीव में भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। जब भी कभी ए और सी करके पूछे या इनमें से सभी करके पूछे तो ज़्यादा चांस होता है कि वही सही हो।
तो यहाँ पे ए और सी वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का छोटे छोटे अणुओं में टूटना। जब हम लोग भोजन खाते हैं उसको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना ही ग्लाइकोलाइसिस होता है और ये कोशिका द्रव्य में होता है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन बोलते हैं, न्यूरॉन। और ये जो नेफ्रॉन होता है ये वृक्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वृक्क यानी कि किडनी का, और किडनी जो है वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो वसा पर जो क्रिया करता है ये लाइपेज एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। वसा हम लोग जितना भी तेल वाला पदार्थ खाते हैं वही होता है वसा पर क्रिया कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज। अगला क्वेश्चन है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन के एक अणु में, ऐसे ही पूछता है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3। तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होता है क्योंकि ओजोन का सूत्र O3 होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन क्षार का 7 से अधिक होता है? तो 7 से अधिक यहाँ 13 है, एक ही ऑप्शन खत्म। अगला है जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात। तो जल का सूत्र होता है H2O, इसमें बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात। तो हाइड्रोजन है 2 ले लिए अनुपात, ऑक्सीजन है 1 तो 2:1 हो जाएगा। परमाणु का अनुपात 2:1। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित संकेतों में कौन धातु है? तो धातु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है। तो नीचे वाला जो होता है, नीचे का संख्या परमाणु संख्या होता है, ऊपर का परमाणु भार। नीचे परमाणु संख्या परमाणु भार ऊपर, तो तोड़ के देखते हैं 9 है तो 1 8 1 8, बाहरी में 8 है नहीं होगा इसका 1 8 8 1 9 9 3 12 3 बचा 3। ओ सॉरी, पहला में तो 2 होना चाहिए ना, 2 और उसके बाद 7, बाहरी कक्षा में 7 है नहीं होगा इसका 2 8 8 2 10 2 12, यानी कि 1 या 2 या 3 होना चाहिए। इसका तोड़ के देखते हैं 2 4 नहीं 2 इसका 6, ये भी नहीं हुआ। तो ये पर धातु है, बाकी सभी अधातु होगा, सिर्फ यही धातु है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय ऑक्साइड का पीएच मान। अम्लीय का 7 से कम होता तो 7 से कम D 4 होगा। अगला क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, ये तो बचपन से जानते हैं हम लोग, हीरा है होता है, और सबसे चमकीला पदार्थ भी यही होता है, कार्बन का अपरूप है ये। अगला क्वेश्चन है सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है, सूत्र AgI होता है। सिल्वर आयोडाइड का सूत्र AgI, रंग पीला। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया? तो श्वसन देखिए, श्वसन उपचयन अभिक्रिया भी होता है, लेकिन इससे भी अच्छा ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी। जब ऑप्शन में ऊष्माक्षेपी रहे तो ऊष्माक्षेपी में मारना, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसे हालांकि C में A और B दोनों करके देना चाहिए क्योंकि श्वसन उपचयन भी होता है ऊष्माक्षेपी, लेकिन जब दोनों दे दें तो ज़्यादा 80% चांस होता है कि ऊष्माक्षेपी को चयन करें, ये नहीं होगा, ऊष्माक्षेपी ज़्यादा सही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पौधों में नर जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जो जनन अंग है ये पुष्प में पाए जाते हैं, फूल में। अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये अनुमस्तिष्क करता है, अनुमस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है किसी पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, किस पौधे में रंध्र नहीं होता? तो हाइड्रीला के पौधों में रंध्र नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है BS4 का संबंध किससे? तो वायु प्रदूषण से। BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है, वाहनों से जो धुआं निकलता है इससे वायु में प्रदूषण बहुत होता है, तो वही BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा पाया जाता है। को तत्व का नाम पूछे तो लोहा, आयरन, लोहा या आयरन। आयरन का परमाणु संख्या 26 होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे।
और संकेत Fe। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहते हैं? तो बर्थ हार्मोन ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन को जन्म हार्मोन या बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ये पेड़ पौधा में होता है, नहीं सॉरी पेड़ पौधा में नहीं, जंतु में ही होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीज विकसित होता है, तो बीज जो है बीजांड से विकसित होता है, बीजांड से बीज बनता है। उसके बाद ग्रहणी भाग है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग होता है, ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। अगला क्वेश्चन, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, तालाब प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होता है? तो उत्पादक सबसे ज़्यादा, यानी कि ऐसे पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? उत्पादक। उत्पादक में पेड़ पौधा आता है, तो सबसे अधिक मात्रा में पेड़ पौधा पाया जाता है, तब जाके ये सभी जीव जंतु पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधा है। अगला क्वेश्चन है, जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था इनमें से? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले ऑक्सीजन नहीं था, पृथ्वी पर ऑक्सीजन ही नहीं था, तो जीव कहाँ से जन्म लेगा? और मानव का जो जन्म है सबसे पहले अफ्रीका देश में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितना होता है? तो 50 हर्ट्ज जो होता है, भारत में जो 50 हर्ट्ज आवृत्ति की विद्युत धारा दी जाती है, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा पे, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा 50 हर्ट्ज की। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा है, 1 माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 होता है। अगला क्वेश्चन, नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग किया जाता है, और प्रिज्म की सहायता से सबसे पहले इंद्रधनुष यानी कि स्पेक्ट्रम न्यूटन ने प्राप्त किया था, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ होगी? वस्तु फोकस और लेंस के बीच, यानी कि जब ये उत्तल लेंस है और यहाँ पे ये फोकस है और आगे होता है 2F, और ये होता है लेंस यानी कि प्रकाश केंद्र। जब फोकस और प्रकाश लेंस के बीच वस्तु रखेंगे यहाँ पे, तब इसका प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनता है। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितना तत्व होता है? तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व होता है, ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 करके। प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, दूसरा और तीसरा में 8, 8 तत्व है, चौथा पाँचवा में 18, 18 तत्व है, उसके बाद छठा और सातवां में 32, 32 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? देखिए, इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसीलिए 1 इकाई प्लस आया है। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला है, इसीलिए 2 प्लस आया। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए 3 प्लस। और किसी भी तत्व में से अधिकतम 3 इलेक्ट्रॉन ही निकाल सकते। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से 2 निकल गया, इसमें से 1 निकल गया, इसमें से 1 भी निकला हुआ नहीं है, तो इसमें से निकालना सबसे आसान है, क्योंकि इसमें से अभी 1 भी नहीं निकला। तो पूछा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते, इसमें से निकाल सकते, क्योंकि इसमें से 1 भी नहीं निकला। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल वाह्यतम सेल है? तो कहाँ से स्टार्ट होता है? के से स्टार्ट होता है, KLMNOP ऐसे स्टार्ट होता है। ये पहला होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा होता है। तो यहाँ पे द्वितीय आवर्त के लिए पूछा तो के बाद L सेल होगा। अगला क्वेश्चन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो एल्केन। एल्केन संतृप्त होता है और एल्काइन एल्कीन असंतृप्त होता है। एल्केन का सूत्र CnH2n+2 एल्केन का सूत्र होता है। एल्कीन का सूत्र ये CnH2n एल्कीन का सूत्र होता है। एल्कीन का सूत्र CnH2n होता है। उसके बाद एल्काइन, ये अगर यहाँ पे -2 लगा देंगे तो ये एल्काइन का सूत्र है, +2 लगा देंगे तो एल्केन का सूत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में कौन सा तत्व को रखा गया था?
तो गैलियम, इसका Ga संकेत होता है Ga 31, परमाणु संख्या 31 होता है। गैलियम को रखा गया था। मेंडलीव को पहले पता चल गया था कि यहाँ पे कोई तत्व आएगा, इसलिए मेंडलीव ने वहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया था। उसी में गैलियम तत्व भी आया था। गैलियम का संकेत होता है Ga और परमाणु संख्या 31। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? तो आवर्त सारणी का जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, ये अंतिम सदस्य यानी कि 18वां में ही पहुंच जाएंगे। ये पहला आवर्त है तो इसका अंतिम 18वां, ये दूसरा आवर्त आएगा तो इसका अंतिम भी 18वां ही। तो एक निष्क्रिय तत्व होता है, निष्क्रिय गैस। प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम सदस्य होता है वह एक निष्क्रिय गैस होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व में 2 सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा हुआ है, यानी कि 2 8 भरा हुआ है। ये किसका होता है? यानी कि अगर परमाणु संख्या निकाला जाए तो 10 परमाणु संख्या होता है नियोन का, वह तत्व हो जाएगा नियोन। 2 सेल है और दोनों भरा हुआ है, ये नियोन का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन है? वही जिसका परमाणु संख्या कम। ये वर्ग 17 का तत्व है। फूल कली बाहर आई, वर्ग 17 का तत्व। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यानी कि फूल कली बाहर आई, वर्ग 17 के तत्व को हेलोजन बोलते हैं। हेलोजन, वर्ग 17 के तत्वों को हेलोजन बोला जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्ग 17 का तत्व हेलोजन, और इसमें सबसे अधिक क्रियाशील हेलोजन पूछा है तो फ्लोरीन हो जाएगा। यह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, याद वैसे ही रखना। फूल कली बाहर आई। अगला क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो ये है प्रोजेस्टेरोन। ये कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ये एक मादा हार्मोन है जो गर्भावस्था को नियंत्रित करता है, गर्भावस्था के लिए है ये हार्मोन। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य जैसा प्रकाश हमें कोई भी नहीं दे सकता। अभी रात हो गया, कितनों बॉल लगा देंगे, रात की तरह रोशनी कहीं नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, मानव का उद्भव स्थान क्या है? तो अफ्रीका, मानव का उद्भव स्थान अफ्रीका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है? तो ये सूजाक और एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार। ये गुर्दे यानी कि वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, वही किडनी है। और किडनी का आकार सेम के बीज के आकार की तरह होता है, सेम के बीज। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेन, ये दोनों है। पुरुष में टेस्टोस्टेरोन होता है और स्त्री में एस्ट्रोजेन, यानी कि डी, ए और बी दोनों। उसके बाद है, यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? तो यौवन आरंभ बोलते हैं। यौन परिपक्वता की अवधि को यौवन आरंभ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन, इन तीनों के द्वारा सबसे ज़्यादा ओजोन परत की हानि होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ठीक है दोस्तों, यहीं तक था। ये 2022 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन था। इसके बाद 2022 के सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन लाऊंगा। इस सब को आप लोग बहुत अच्छा से देखिए। मैं टोटल क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव बना दूंगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। साइंस का टोटल 40 ऑब्जेक्टिव जो है आराम से ऐसे देखते देखते ही बन जाएगा 40 ऑब्जेक्टिव। तो आप लोग ध्यान से देखिए, याद कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।